सबको नमस्ते। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं पता है? किसको पता है? कुछ थोड़ा बहुत बताओ। हाँ, फ्रेंड्स ने डिस्कस किया होगा ना? बताइए। जो बच्चे फेल हो गए उनको बुलाया गया है। ये अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है? खराब चीज़ है, क्योंकि फेल होना खराब है। कितने लोगों को लगता है कि पास होना अच्छी चीज़ है? सबको सबको लगता है भाई। क्यों लगता है ये? मैं बताऊं? क्योंकि पास होने पे तारीफ होती है, पास होने पे बड़ाई होती है, पास होने पे गिफ्ट्स मिलते हैं, लोग आपको गुड बॉय बोलते हैं। अगर फेल होने पे लोग गुड बॉय बोलना शुरू कर दें तो फेल होंगे हम। भाई जो चीज पे तारीफ मिलेगी वही तो हम करना चाहेंगे। आज जब 9th में है, 12th पास करके जब जॉब करेंगे आप, तब देखेंगे पास होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेल होना। लेकिन उसमें आप फेल इसलिए होते हैं ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके जल्दी से जल्दी सीख सकें। जैसे फेसबुक के यहां पता है एक रूल है, मूव फास्ट एंड फेल फास्ट। वो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो फटाफट उसको लॉन्च करते हैं ताकि फटाफट अगर वो खराब होने वाला है तो खराब हो जाए, अगर वो फेल होने वाला प्रोजेक्ट है तो फटाफट हो जाए। वो बोलते हैं हम इतनी तेज ग्रो हुए हैं इसलिए क्योंकि हम बहुत बार फेल होने के लिए विलिंग थे। आपके यहां फेल होना कुछ और है, आपके यहां फेल होना में शाबाशी नहीं मिलती, घर पे भी डांट पड़ती है, यहां पर भी डांट पड़ती है। इन क्लासेस में जो हम आपके साथ लेंगे, हम आपको कुछ खास चीजें बताएंगे। आपके हिसाब से ये गंदी चीज है कि आपको फेल हो गए तो इसलिए यहां बुलाया गया। मेरे हिसाब से आपकी किस्मत अच्छी है और मेरी भी किस्मत अच्छी है। कहानी सुनी है ना, उनको निकाल दिया था पांडवों को। वो लोग जब हार गए थे तो कहां से निकाला था? भेज दिया था ना, जंगल भेज दिया था, या राम को जंगल भेज दिया था। वो अच्छी चीज थी कि खराब चीज थी? राम के लिए अच्छी थी। कैसे? बेचारे जंगल जंगल भटक रहे हैं। वो तो लोगों के लिए अच्छा था ना भाई। आपको स्कूल से निकाल दिया जाए और आप जाकर किसी गुंडे को पीटें, वो गुंडे के लिए खराब है, समाज के लिए अच्छा है। आपके लिए क्या अच्छा है? आप तो मार वार खा करके थोड़ा पीटेंगे, थोड़ा हीरो हीरो बन जाएंगे, लेकिन है तो खराब आपके लिए। राम के लिए उसमें क्या अच्छाई थी? सर राम फेमस हो गए सर, हीरो बन गए। सर आपसे क्या बहस करें, आप तो टीचर हैं। नहीं, लेट्स डिस्कस। राम के लिए अच्छा था? क्या अच्छा था उसमें? हाँ, बताइए, क्या बोले? आप का गांव है? गांव गए हैं कभी? अच्छा लगता है जाना? कितने दिन के लिए? और वहीं रहना, वहीं रहना हो तो? नो सर। लखनऊ गए हैं? और लखनऊ में रहना हो तो रह लेंगे। मैं बंबई में, मेरा मकान है एक, और पता है सबसे अच्छी चीज बंबई की क्या है? कभी लाइट नहीं कटती वहां। तो कहां मैं रहना चाहूंगा, बंबई में कि लखीमपुर में? और कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं राम जी को गांव जंगल में अच्छा अच्छा। क्या अच्छा अच्छा? जंगली जानवर, मच्छर मोटे मोटे रहे होंगे, काट लेते होंगे, और वहीं रावण घुस गया। भाई ठीक है, कहानी कह रही है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बना दिया, कोई नहीं आएगा, बेवकूफ बनाकर सीता को उठा के लेके चले गए। मतलब वो इतना चालू आदमी, सोचिए शेर घुसाए, अब तलवार निकाल के लड़ाई करो उससे। शेर तो ठीक है जंगल में रहते, यहां पर शहर में इतने गुंडे वाले घूम रहे हैं, उनसे बचने के लिए आपने लोहे के दरवाजे बना रखे हैं। सर वो तो राम थे, भगवान थे, भगवान थे तो क्यों पकड़ के लेके चले गए सीता को? सीता मैया देवी मैया थी तो क्यों पकड़वा लिया उन्होंने खुद को? चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला रही थी ना।
इतनी अच्छी चीज थी तो चारों भाई क्यों नहीं चले गए भाई? जब वहां पर अनार सेब अमरूद खूब मिल रहे हैं बकायदा, तो क्यों नहीं चले गए वहां से? इट वॉज अ प्रिजन फॉर देम, इट वॉज समथिंग बैड अगली। और पता है कई ने सोचा होगा कि गया मर जाएगा, वापस नहीं आएगा। 14 साल तो 14 साल इसलिए बोला कि यार 14 साल में तो मर ही जाते हैं लोग, जंगल में शेर बूर खा जाएंगे। तो अच्छी चीज है सजा खाना, बट ही वॉज लकी इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। कैसे? अगर अर्जुन पांचों भाई घर से निकाले नहीं गए होते, राम अपने यहां से निकाले नहीं गए होते, तो उनके पास स्ट्रेंथ नहीं आती। होता क्या है, आपको जहां रेजिस्टेंस मिलती है वहीं पर स्ट्रेंथ पैदा होती है। रेजिस्टेंस मतलब, हाथ पकड़िए, खींचो, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर मेरा हाथ कोई खींच रहा है तो इस मसल्स को रेजिस्टेंस मिल रही है। जब आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, सो रेजिस्टेंस, जहां पर भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा वहां पर डेवलपमेंट फास्ट होता है। आपके अगर हाथ में फ्रैक्चर हो जाए और उसको प्लास्टर बांध दिया जाए और 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वो हाथ ऐसे ही रहे, तो हाथ कमजोर हो जाता है, मसल्स एट्रोफी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स को रेजिस्टेंस नहीं मिलता जो नॉर्मली मिलता है। नॉर्मली मसल्स को रेजिस्टेंस कैसे मिलता है? जब वो मूव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, देन वील स्टार्ट। बहुत साल पहले धरती पे भगवान रहा करते थे, ऐसे ही जैसे आम आदमी रहते हैं, गॉड। और उनके पास सारी शक्तियां थी, सब कुछ कर सकते थे वो। तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो भगवान के पास पहुंच जाता था। कोई किसान है, उसको लगता है कि बारिश नहीं हो रही है, भगवान के पास पहुंच गया, सर थोड़ा बारिश करा दो। भगवान फिर बारिश कर देते थे। किसी के कपड़े सूख रहे हैं तो आके बना कर, अरे बारिश मत कराओ, रोक दो, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े, बारिश रुकवा दी। ऐसे ही चलता रहता था। एक दिन एक बहुत स्मार्ट सा इंटेलिजेंट सा आदमी, डॉक्टर आशीष, उनके पास पहुंच गया। भगवान के घर के सामने हमेशा लाइन लगी रहती थी कंप्लेन करने वालों की। नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने मरीज खड़े रहते हैं हमेशा, या सरकारी दुकान के सामने रोज जब मुफ्त में सब चीज बढ़ती है ना, तो ऐसे लाइन लगी रहती है। डॉक्टर आशीष बड़े समझदार खड़े हो गए उनके सामने जाकर, भगवान तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुमने किताबें तो अभी नहीं पढ़ी है, एमबीए किया है कभी, बिजनेस मैनेजमेंट मैंने कर रखा है। तो भगवान ने कहा, तो पॉइंट क्या है, साफ साफ बताओ। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है ना, सब राजपाट मुझे दे दो, तुम जाओ, रिटायर हो जाओ, आराम कर लो कुछ दिन। भगवान ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, सारी ताकत शक्ति दे दी डॉक्टर साहब को। भगवान गायब। डॉक्टर साहब बड़े समझदार, उन्होंने कहा, ठीक है भाई, किसको किसको पानी चाहिए बताओ, सब फॉर्म भर दो, यहां पर एक चिट्ठी लिखो, और जिनको जिनको पानी चाहिए था वहीं वहीं पर बारिश करा दिया। जहां धूप चाहिए था वहां वहां पर लाइट जला दी। ऐसे ही प्रॉपरली बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया। खेत में फसल लहलहाने लगी। जहां पर 3-3 फुट 2-2 फुट की फसल होती थी गेहूं की, 25-25 फुट की हो गई। भाई आप उसको प्रॉपरली सब कुछ दीजिए, फलेगा फूलेगा। 1 साल हो गया, भगवान जी वापस आए, बोलते हैं, कुछ देखा जाए कैसा तुमने काम वाम क्या किया है। हाँ देख लीजिए, देखो सामने, ऐसी फसल कभी तुमने उगाई है? भगवान बनते रहते हो। भगवान आए, उन्होंने पहली गेहूं की बाल तोड़ी, उसके अंदर खोला तो गेहूं का बीज नहीं था, कुछ कीड़े वीड़े लग गए होंगे। दूसरा देख लीजिए आप, दूसरे में भी बीज नहीं। पूरी फसल जहां जहां देखो कहीं पर भी गेहूं में बीज ही नहीं। ये क्या चक्कर है, तुमने मुझे पूरी पावर नहीं दी थी भगवान? भगवान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुमको सारी शक्ति दी थी, सिर्फ फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये इसमें गेहूं की बीज क्यों नहीं आई?
ने कहा क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस नहीं दिया, उसको तकलीफ नहीं दी, उसको प्रॉब्लम नहीं दी। जब मैं प्रॉब्लम देता हूं तो बेसिकली आई गिव रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से अंदर की सॉलिडिटी पैदा होती है। जब अंदर सॉलिड आप चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स को से भागना नहीं है। ये कहानी है, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जाएं और कल से आप सबसे लड़ाई कर लो, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। वो तो इनवाइटेड रेजिस्टेंस है, उसमें आप पिट जाएंगे। नॉर्मल लाइफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देती है। आप जाते हैं क्लास में, टीचर से बात करते हैं और टीचर आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है, या जैसे आज आपको यहां बुलाया गया क्योंकि आप सब फेल हो गए। ये एक तरह की शर्म है, इसमें बड़ी आपको शर्म आ रही होगी, बट इस शर्म को जब आप झेलेंगे तो यही रेजिस्टेंस है। झेल करके जब अपने आप को शांत करा लेंगे, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल मसल्स। कल मैंने एक कहानी 9th ए और बी को सुनाई थी। कहानी नहीं थी, इट वाज एक्चुअली अ लेसन कि सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? एजुकेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। ये तीनों तो कभी मिल ही नहीं सकता भाई साहब। सही बात है, नहीं नहीं सही है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल काम है यार ये। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, डीज, 3 डीज। इन तीनों में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये तीनों जो है ना बाहरी चीजें हैं। बाहरी चीज मतलब जब आप किसी को देखते हैं खूब मन से काम कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं डेडिकेटेड है, लेकिन असल में डेडिकेटेड नहीं होता, वो मौज कर रहा होता है। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप डेडिकेटेड होते हैं, अब मजे आ रहे हैं आपको। 2 घंटे की जगह 4 घंटे खेल सकते हैं आप, 10 घंटे भी खेल सकते हैं, तो डिटर्मिनेशन है। अरे सर काहे का डिटर्मिनेशन, रुक जाओ 2 मिनट और खेलने दो। बट जब डिटर्मिनेशन आप देखते हैं, जैसे गांधी जी जेल में बैठ के कलम घस रहे हैं, पूरी किताब उन्होंने जेल में लिखी, पता है आपको? नेहरू जी ने किताब पूरी की पूरी जेल में लिखी। क्या डिटर्मिनेशन है यार। ऐसा कुछ काम धाम नहीं था उनके पास, बोर होते थे वो। डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन वर्ड बाहर से चेपा हुआ है, ये लोगों को इज्जत देने के लिए होता है। ये फला फला डॉक्टर साहब हैं, कितने डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे डेडिकेशन से नहीं पढ़ाते, जो आता है वही पढ़ाते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन दोनों बाहर की चीज हैं। अंदर से आने वाली चीज उसको कुछ और बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर, ORDER। ऑर्डर इज, बोलते हैं ना ऑर्डर, ऑर्डर शांत रहो, वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर मतलब जब आप खेत में जाते हैं या आप जंगल में जाते हैं तो वहां पर एक जंगल का ऑर्डर है कि एक शेर पावरफुल जानवर है, शेर के सामने बाकी जानवर चुप रहेंगे, उसको डंडा लेके चुप नहीं कराना पड़ेगा, कीप क्वाइट क्लास वाइज। शेर के आते ही सब चुप हो जाते, दूर से ही भाग जाते। दैट इज एन ऑर्डर, दैट्स ए नेचुरल ऑर्डर। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये आप कहां से लाएंगे? कहां बिकता है ये? कोई दुकान नहीं देती। और थर्ड बताया आपने, डिसिप्लिन। वो सुबह उठो 5 बजे, अलार्म लगाओ, क्यों? ताकि बंद हो जाए। कल जो हमने डिस्कस किया बच्चों के साथ, 3 जो चीजें हैं जिससे उन्होंने रिसर्च किया। बेसिकली एक सज्जन है, उनका नाम है मिस्टर मैल्कम ग्लैडवेल। ही डिड रिसर्च ऑन आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब वो लोग जो दुनिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, स्टीवन स्पीलबर्ग, अनिल अंबानी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन लोगों ने इनकी ये सब इनमें कॉमन क्या है, क्या चीज है जो हम इनसे सीख सकते हैं? तो उसमें 3 चीजें निकल के आई, और वो 3 चीजें मैं चाहता हूं आप लिख लें उनका नाम। सक्सेस इज इक्वल टू नंबर 1 एबिलिटी, आपकी काबिलियत, एबिलिटी प्लस अपॉर्चुनिटी, मौका, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी प्लस लक।
तीन चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। इन तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो देखा गया है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपको मौका ना मिले, आप बहुत काबिल हैं, आपको मौका भी मिला लेकिन ऊपर से किस्मत खराब है। लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, आसाराम जी को देख लीजिए, किस्मत खराब थी। इसमें सर एबिलिटी तो ठीक है, हमारे अंदर थोड़ी बहुत है, और दूसरी है अपॉर्चुनिटी, चलो ठीक है वो भी ले लेंगे, बट किस्मत कहां से लेकर आएंगे, किस्मत कहां मिलती है? तो आज की जो क्लास है मेरी, इसमें मैं आपको बताऊंगा लक कैसे आप ले आ सकते हैं। पढ़ें? थोड़ा बोरिंग लगेगा बिकॉज इसमें मैं पढ़ूंगा, पहले आप इंग्लिश ध्यान से सुनेंगे, उसको मैं धीमे धीमे ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है? ये लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग कवर करेंगे करीब एक हफ्ते में, धीमे धीमे। नहीं चलेंगे। 3 lessons from of Joe Flom. Joe Flom के 3 लेसन। Joe Flom is the last living name. Joe Flom is the last living named partner of the law firm Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom. एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है कंपनी। इसके 4 पार्टनर हैं, 5, स्केडन, आर्प्स, स्लेट, मियागर एंड फ्लॉम। तो इसमें जो सबसे आखिरी वाला जो जिंदा आदमी है वो फ्लॉम है। He has a corner office high atop in top the Cland Nast Tower in Manhattan, US में। खूब बड़ा सा ऑफिस है, उसमें कोने का ऑफिस उनका है। His head is large, framed by long prominent ears, and his narrow blue eyes are hidden by oversized aviator style glasses. खूब मोटे मोटे ग्लास लगाता है, कान बड़े बड़े, देखने में सुंदर नहीं है, बड़े बड़े सर उसका बहुत बड़ा सा है। He is there actually, आप गूगल करेंगे तो उसकी फोटो मिल जाएगी। He is short and slightly hunched, छोटा सा है, नाटा सा, और थोड़ा सा hunched भी है। hunched मतलब उसकी टेढ़ी है बैक। He is slender now, but during his early days, heydays, Flom was extremely overweight. अब तो पतला हो गया है, लेकिन जब वो छोटा था बहुत ही मोटा था वो, extremely overweight. He waddled when he walked. जब वो चलता था तो उसकी बॉडी थोड़ी सी वैडल करती थी। He doodles when he thinks. और जब वो सोचता था तो ऐसे डूडल करता था। He mumbles when he talks. और वो जो बात करता था मम्बलिंग करता था। And when he makes his way down his halls of Skadden, Arps, conversations drop to hush. और लेकिन जब वो अपने ऑफिस के निकलता था नीचे अपने हॉल में, चुप हो जाते थे सब। He was the big boss of the company. Flom grew up in the Depression in Brooklyn Boroughs Park neighborhood. वो डिप्रेशन के जमाने में पैदा हुआ था। डिप्रेशन जानते हैं? ग्रेट डिप्रेशन, जब बर्लिन, हिटलर के टाइम को ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। His parents were Jewish. जानते हैं आप? जूश को मरवाया था हिटलर। Immigrants from Eastern Europe. His father, Isadore, was a union organizer in a garment industry who later went to work sewing shoulder pads for ladies' dresses. उसके फादर जो थे वो कौन थे? कपड़े सिलते थे। His mother worked at what was called as piecework during applique at home. उसकी माँ भी घर पे काम करती थी। They were desperately poor. बहुत गरीब थे वो लोग। His family moved nearly every year when he was growing up because the custom in those days was for landlords to give new tenants a month rent free. And without that, his family could not get by. तो उन जमाने में कस्टम क्या था कि अगर आप किराएदार हो तो 1 महीना आपको फ्री रहने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो हर 1-2 महीने बाद वो भाग जाते थे वहां से, ताकि फ्री का, गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। हमारे यहां भी एक दीदी हैं, शी इज नाउ क्वाइट सक्सेसफुल, 15-20 हजार रुपए कमाती हैं, बट बोलती हैं 3 साल पहले ऐसी हालत थी, तो अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी, जो आस पड़ोस में जो बचा रहता था खाना उठा उठा के लाती थी, बच्चों को खिलाती थी। तो पॉवर्टी अभी भी है बहुत ज्यादा शहरों में। इन जूनियर हाई स्कूल, फ्लॉम टुक द एंट्रेंस एग्जाम फॉर एलीट
Townsend Harris Public School in Lexington Avenue in Manhattan, a school that in just 40 years of existence produced 3 Nobel Prize winners, 6 Pulitzer's Prize winners, and 1 Supreme Court justice, not to mention George Gershwin and Jonas Salk, the inventor of polio vaccine. वो जो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से केवल 40 साल में 3 नोबेल प्राइज निकले और 6 पुलिट्जर बहुत फेमस प्राइज है यूएस में, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 और बड़े बड़े इन्वेंटर्स जो पोलियो वैक्सीन के इन्वेंशन किया है. उनका नाम क्या है? जोनास साल्क एंड जॉर्ज गेर्शविन. 25 साल हमारे यहां हो गए स्कूल को, 30 साल हो गए ना? कितने? 32. नोबेल प्राइज एक भी नहीं निकला यहां से. आप लोग नोबेल प्राइज जीतेंगे? यस. कौन है नोबेल प्राइज जीतेंगे? गुड. ही गॉट इन. उसका एग्जाम हुआ. हिज मदर वुड गिव हिम अ डाइम इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट. उसकी मम्मी उसको एक चवन्नी देती थी ब्रेकफास्ट के लिए. 3 donuts, orange juice and coffee at Nedix. After school he pushed a hand truck in the garment district. स्कूल के बाद वो जाकर के हैंड ट्रक धक्का देता था ताकि थोड़ा कमा सके. He did 2 years of night school at City College in Upper Manhattan, working during the days to make his ends meet. उस दिन के समय जॉब भी करता था और नाइट स्कूल अटेंड किया 2 साल तक के लिए. Signed up for army, served his time and applied for Harvard law school. उसने आर्मी में भी काम किया और उसके बाद उसने हार्वर्ड लॉ स्कूल में अप्लाई किया. He wanted to get into the law since I wanted to get into law since I was 6 years old. 6 साल की उम्र से मुझे लॉ में घुसना था. Flom says he didn't have a degree from college. Harvard took him anyway. उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी हार्वर्ड ने ले लिया. ये ऐसे ही है जैसे कि आपके पास 12th की डिग्री ना हो तब भी आपको आईआईटी वाले ले लें. Why? I wrote them a letter on why I was the answer to sliced bread. मैंने इनको चिट्ठी लिखी थी कि स्लाइस्ड ब्रेड का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूं, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. Is how Flom explains it with characteristic brevity. अकड़ के साथ, जैसे आपने कहा ना सर हम लेंगे नोबेल प्राइज, वैसा. At Harvard in late 1940s he never took notes. आराम से. All of us were going through first year of idiocy of writing notes carefully in the classroom and doing an outline of that. हम सब बाकी फ्रेंड्स इकट्ठे होकर के नोट्स बनाते थे. Then a condensation of that, फिर उस नोट्स को फिर शॉर्ट करते थे. And then doing it again on onion skin paper, छोटे छोटे पेपर्स पे हम लिखते थे. On top of other papers. Remembers Charles Haar, who was the classmate of Flom's, उनका दोस्त. It was routinized way of trying to learn the cases. इसी तरह से हम लोग रटते थे केसेस को. But not Joe. Joe ये सब नहीं करता था. He couldn't have any of that. वो सब उसको बर्दाश्त नहीं थी. But he had the quality which we always vagued subsumed under thinking like a lawyer. वो तो पैदाइशी लॉयर की तरह सोचता था वो. He had the great capacity for judgment. वो हर केस को जैसे जज सोचता था वैसे ही सोच करके उसका जजमेंट देता था. Flom was named the law review, an honor reserved for only top students of the class. कुछ नोट्स नहीं बनाता था फिर भी टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास में आता था. During hiring season, जब बच्चे हायर किए जाते थे कॉलेज से, the Christmas break of his second year, he went down to New York to interview with big corporate law firms of the day. बड़ी बड़ी कंपनीज में. I was ungainly, awkward, fat kid. मैं बहुत ही मोटा और देखने में भद्दा लड़का था. I didn't feel comfortable. मैं जाता था, लोग मुझे जैसे देखते थे मुझे comfortable feel नहीं होता था. Flom remembers, I was one of the 2 kids in my class at the end of the hiring season who didn't have a job. इतना जीनियस होने के बावजूद उसको जॉब नहीं मिली. Then one day, one of my professors said that there were these guys starting a firm. I had a visit them, and the entire time I met with them,
दे वर टेलिंग मी व्हाट द रिस्क्स वर ऑफ गोइंग विद द फर्म दैट डिडंट हैव क्लाइंट्स। तो मैं उनके पास इंटरव्यू के लिए गया और वो मुझे पूरे समय बताते रहे, देख लो बॉस, हमारे यहाँ जॉब करोगे लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर नहीं है, सैलरी वाली ना मिलेगी तुमको ठीक से। ऐसी कंपनी में जॉब करके क्या फायदा। द मोर दे टॉक्ड द मोर आई लाइक्ड देम। मतलब जितना उन्होंने बात किया मुझे लगा हाँ हाँ मैं तो यही काम करूंगा, मैं तो यही काम करूंगा। सो आई सेड व्हाट द हेल, आई टेक द चांस। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं यार, चिंता मत करो, मैं आपके यहां जॉब करूंगा। दे हैड टू स्क्रैप टुगेदर द 3600,000 ईयर। सब मिलकर के 36,000 रुपए कमाते थे वो लोग साल का। जस्ट Marshall Skaden, Lazy R, both of whom had just been turned down for a partner at a major Wall Street law firm, and John Slatt, who had worked for Pan Am Airlines. 3 पार्टनर्स थे और तीनों ऐसे लोग थे जिनको अपनी अपनी कंपनियों से निकाल के फेंक दिया गया था। तो ये लोग खुद मिलकर के अपना एक लॉ फर्म बनाया, स्ट्रगल कर रहे थे बेसिकली। एंड फ्लॉम वॉज देयर एसोसिएट, और उनका जूनियर था फ्लॉम। They had a tiny suite of office on the top floor of Lehman Brothers building on the Wall Street. Lehman Brothers बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने 2008 में कम से कम 2 लाख लोगों की नौकरियां खा गई। हाँ, लीमैन बहुत बेकार कंपनी मानी जाती है। उसी कंपनी के ऊपर इनका ऑफिस था, कहां मिलेगा। और What kind of law did we do? Flom says, laughing, whatever came in the door. किस टाइप का तुम जॉब करते थे, किस टाइप का स्पेशलिटी काम था तुम्हारा? This is a 1 week program we are doing on how to get lucky. You know, luck बड़ी टेढ़ी चीज है, आराम से नहीं मिलती है। This class that I'm taking, I have prepared this in almost 2 years program. मैं थोड़ा सा ब्रीफ रोक करके फिर से वी आर टॉकिंग अबाउट जेंटलमैन कॉल्ड एज जो फ्लॉम। और ये क्यों मैं कहानी बता रहा हूं, बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? एक अपॉर्चुनिटी प्लस लक प्लस एबिलिटी। किस्मत, काबिलियत और नहीं बेटा, पैसे से नहीं होता। नहीं, आपको लगता नहीं, ये कॉन्सेप्शन आपको खाली करना पड़ेगा कि पैसे से सक्सेस नहीं आती। आपके शहर में राजा साहब का ये पैलेस है और गढ़ी रोड पे भी उनका मकान है, लेकिन वो बहुत अमीर नहीं है, बहुत सक्सेसफुल नहीं है इस समय। अभी कुछ दिन पहले उनके यहां चोरी हुई और उन्होंने लिखवाया कि 10-15 लाख का सामान चोरी हो गया, जबकि चोरी हुआ था हार्डली 50,000 का। वो क्यों? बिकॉज गरीब हैं अभी वो, धीमे धीमे उनके पास अब कुछ करने को नहीं है, ढेर सारी जमीनें हैं, बेच बेच के खा रहे हैं। सक्सेस कभी भी पैसे से नहीं आती, और खास तौर से देखा गया है सक्सेस का पैसे से नेगेटिव रोल है। अगर आपके पापा के पास ढेर सारा पैसा है तो देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, बच्चे यूजुअली अमीर नहीं होते। वैरेन बफेट, ही वॉज द रिचेस्ट मैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उन्होंने जानबूझ के अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, थोड़ी सी छोड़कर, ताकि उनके बच्चे बिगड़े ना। देखा गया यूजुअली जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। कल एक बच्चा आया था, उसको मैंने पूछा परसों कि तुम क्या करोगे बड़े होकर? तो पापा की दुकान में बैठ जाऊंगा। तो यूजुअली जब आपके पेरेंट्स कुछ करते हैं काम की चीज, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सक्सेस मिलती है 3, ये रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानिए मत मेरी बात, आप इसको खोजिए। इन्होंने खोजा है, इन्होंने करीब 100, 200, 500 लोगों का रिसर्च किया है। और वो कौन है? बिल गेट्स, बिल जॉय, बीटल्स, बड़े बड़े लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया है, उनके ऊपर बुक्स लिखी गई, उसको स्टडी किया है, और फिर पाया कि 3 चीजें चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। कौन कौन सी चीजें? एक तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। आप नालायक हैं तो कुछ नहीं कर सकते, मैथ्स नहीं आता तो क्या करोगे? अकाउंटेंट नहीं बन सकते। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस तो बेसिक तो आना चाहिए आपको। दूसरी चीज, ठीक है आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपको मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे यहां स्कूल में
मैंने देखा है कि जो बच्चे लायक होते हैं उनको ज्यादा मौके मिलते हैं, जो नालायक होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। होमवर्क नहीं किया, बाहर जाओ। फाइल नहीं लाए, बाहर जाओ। तो आपके मौके भी आपको नहीं मिलते बिकॉज आप लायक नहीं होते। और तीसरी और सबसे मुश्किल चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, और वो क्या है? लक। लक कहां से लेकर आए? हमेशा हम लोग कहते हैं ना, सर लक मेरा खराब था इसलिए कॉलेज नहीं मिली, लक नहीं अच्छी थी। तो ये जो मैं क्लास बता रहा हूं, इट इज हाउ टू फाइंड लक। लकी कैसे बने? एक तरीका है, अगर आप इसको समझें तो तरीका है। बिकॉज लक और बैड लक दोनों ही एक ही चीज के दो अलग अलग छोर हैं। अगर कोई आदमी की किस्मत बहुत बेकार है, तो इफ ही अंडरस्टैंड्स कि बेकार किस्मत कैसे काम करती है, तो अच्छी किस्मत पैदा कर सकता है। बट यूजुअली हम लोग किस्मत को ज्यादा स्टडी करते नहीं हैं। जैसे मेरे साथ पिछले 10 सालों में इतनी बेकार बेकार चीजें हुई कि उसकी मैं पूरी फिल्म स्टोरी बन सकती है उसकी। तो जो फ्लॉम एक मोटा सा लड़का था, बहुत जीनियस था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, बहुत बड़ी लॉ कंपनी का मालिक बना। उसी की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब वो इंटरव्यू के लिए गया था, हार्वर्ड में नोट्स नहीं लेता था वो। हार्वर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पर हर बच्चा नोट्स लेता है। लेकिन ये इतना तेज था, इसको नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ रटा होता था उसको। एक बार उसको इंटरव्यू के लिए रखा गया, तो उसको बेसिकली जॉब अच्छी कंपनी में नहीं मिली, बहुत बेकार कंपनी में मिली, बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, अगली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही वॉज अ जू। वो गरीब घर से था। In 1954, Flom took over Skaden's managing partner and the firm began to grow by leaps and bounds. और 1954 में जब उसने पहले एसोसिएट था, 4 पार्टनर्स थे, उनका ही एसोसिएट था। तो जब ये उनका पार्टनर बना, तो फर्म बहुत तेज ग्रो होने शुरू हो गई। Soon it had hundreds of lawyers. शुरू में कैसा काम करते थे? जो भी आया बोला है, व्हाट काइंड ऑफ लॉ डिड यू डू इन द बिगिनिंग? बोलता है, व्हाट एवर केम। क्या काम करोगे? जो भी आएगा। हमारे एक दीदी आई थी जॉब करने के लिए हमारे घर पे। 4 साल का बच्चा है हमारा, तो उसको देखभाल करने के लिए हमने सोचा हम लोग डॉक्टर्स हैं, चले जाते हैं, तो बच्चा 2-3-4 घंटे के लिए अकेले घर पे रहता है, तो उसकी सेफ्टी रहेगी। तो बीएससी बीकॉम कर रही थी शायद, उनको जॉब बहुत डेस्परेटली चाहिए थी। ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पहले दिन मैंने उनसे थोड़ा जानना चाहा कि आप थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपने बारे में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। फिर मुझे लगा कि देखूं पढ़ी लिखी कितना है, बता रही थी बीकॉम कर रखा है। तो मैंने कहा लिख कर कुछ देंगी आप अपने बारे में? तो भूल गई, 2 दिन तक भूलती रही। तीसरे दिन एक काम आया छोटा सा, कि श्रीश ने बाथरूम करके गीला हो गया था उसका अंडरवेयर और पजामा। तो मैंने देखा, जब मैं घर पे आया तो वही पहन रखा है उसने 4 घंटे से। मैंने कहा बेटा ये क्यों नहीं तुमने चेंज किया? तो भैया ये काम हम नहीं करते, ये गंदा काम है। कहा अच्छा, और कौन कौन से काम नहीं करोगी? उसने पूरी लिस्ट बना दी। झाड़ू नहीं करते, पोछा नहीं करते। कहा वेरी गुड। और गंदे कपड़े नहीं साफ करते, और बस हम बच्चे की देखभाल कर लेंगे। मैंने कहा तब काहे का देखभाल करेगी तू? फिर जब मैंने उसको निकाल दिया, तब उसने पता है क्या बोला? किसी और को बोलती है, भैया की नजरें अच्छी नहीं थी, मैंने खुद ही छोड़ दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी? बिकॉज जॉब जब आप करेंगे, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको ब्रेक दे रहा हूं। जब आप जॉब करेंगे तो आपको एक नियम रखना पड़ेगा, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी। आपको कौन से काम करने होंगे वहां पे? जो भी काम अवेलेबल है। हम लोग डॉक्टर हैं यहां पे, फादर बोल देते हैं क्लास लीजिए, तो हम क्लास लेंगे। फादर मुझे बोलते हैं झाड़ू लगाइए, तो मैं झाड़ू भी शायद लगा दूं। आप लोग नहीं लगाएंगे ना? नोबेल प्राइज जिसको चाहिए होगा लगाएगा। गुड गुड। सो लेकिन धीमे धीमे उनकी कंपनी बहुत तेज ग्रो होनी शुरू हो गई, एंड बहुत जल्दी उन्होंने 200 लॉयर्स को हायर किया अपनी कंपनी में। When it hit 300, one of the firm's partner, Morris Kramer, came to him and said that he felt guilty about bringing a young law school graduate. Skaden was so big, Kramer said, that it was hard to imagine the firm growing beyond that and being able to promote any of those hires. Flom told him, we'll go to 1000. Flom never lacked for ambition. और जब उसके 200 से 300 लॉयर हो गए, तो उसने सॉरी यार, हमने तुमको ठीक से सैलरी वाली नहीं दी, और हमको बड़ा खराब लग रहा था कि तुम पढ़ाई कर रहे थे और हम तुमको रख लिया था, हायर कर लिया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि हम इतनी बड़ी होगी कंपनी।
तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज हमने आपको बहुत सैलरी शुरू में नहीं दी। तो फ्लॉम बोलता है अरे चिंता मत करो, अभी तो 300 में 1000 तक पहुंचेंगे हम। उसके पास एम्बिशन की कमी नहीं थी। टुडे स्केडन आर्प्स हैज नियरली 2000 अटॉर्नीज। कितने हैं उनके यहां लॉयर? 2000। एंड अर्न्स ओवर $1 बिलियन ईयर। $1 अरब से भी ज्यादा वो लोग कमाते हैं, making it one of the largest and the most powerful law firm in the world. In his office, Flom has picture of himself with George Bush Senior, Bill Clinton. He's one of the most famous person in the world. He lives in a sprawling apartment in a luxurious building in Manhattan. बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहता है, Upper East Side, for a period of almost 30 years. If you are a Fortune 500 company, अगर आपकी अपनी Fortune 500 की कंपनी होती, then about to be taken over or trying to take over some other, अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी को खरीद रही है या कोई और कंपनी आपको खरीद रही है, the possibility is that we are doing it for you. फ्लॉम की कंपनी वो काम कर रही है आपके लिए. So Flom has been your attorney and Skadden Arps has been your law firm, and if they weren't, you probably wished they were. और अगर आपकी कंपनी इनसे काम नहीं करा रही है, अगर आपकी कंपनी इनसे काम नहीं करा रही है, इसका मतलब आप बहुत अच्छी कंपनी नहीं थे. बेसिकली कहानी यह है कि एक बंदा जिसको शुरू में नौकरी नहीं मिल रही थी, ही वॉज अगली ऑल्दो ही वॉज जीनियस, उसकी किस्मत कैसे बदली. सर वो बहुत जीनियस था, जॉब नहीं मिल रही थी उसको. सर बहुत मेहनती था. खाली मेहनत का चक्कर नहीं है, कुछ और चक्कर है. थोड़ा सा पढ़ लें और सेकेंड चैप्टर. आई होप बाय नाउ यू आर स्केप्टिकल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरी. बोलते हैं मुझे उम्मीद है आप थोड़ा स्केप्टिकल होना शुरू कर दीजिए ऐसी स्टोरीज के बारे में. स्केप्टिकल मतलब अगर कोई आपको बताए ना, देखो ये मेहनती है, बहुत तेज है, ऐसे ही बनो, तो आपको थोड़ा स्केप्टिकल हो जाना चाहिए. बोलना चाहिए अच्छा मेहनत तो मैं भी करता हूं, मुझे तो नींद आ जाती है, ये मेहनत करते हैं तो नींद नहीं आती है. चक्कर क्या है? कुछ और चक्कर है, पैसा वैसा खिलाया होगा या कुछ. स्केप्टिकल मतलब यू हैव टू बी लिटिल बिट डाउटफुल. तो बोलता है डोंट बिलीव एवरीथिंग वॉट एवर यू आर टोल्ड. Brilliant immigrant kid overcomes poverty and depression, can't get a job at snuffy downtown law firm, makes it on his own through sheer hustle and ability. एक छोटा सा लड़का मेहनती, फिल्मों में कहानी होती है ना, अमिताभ बच्चन, यंग एंग्री यंग मैन, फिर बहुत मेहनत किया, डिशम डिशम किया और फिर बिजनेसमैन बहुत बड़ा. ऐसी कहानियां सच्ची नहीं होती, वो फिल्में होती हैं. इट्स रैग्स टू रिचेस टू, इसको बोलते हैं रैग्स टू रिचेस. रैग मतलब फटेहाल, रिचेस मतलब अमीर. एंड एवरीथिंग वी हैव लर्न सो फार सजेस्ट दैट सक्सेस डजंट हैपन दैट वे. जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, कुछ काम करिए, वो बताती है कि सक्सेस ऐसे नहीं होता कि आप बहुत मेहनती हैं और किस्मत वाले हैं और आगे पहुंच गए. ऐसा नहीं है, कुछ चक्कर और है. वो क्या है? Where they come from does matter. आप कहां से आए हैं उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए. दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एंड एनवायरमेंट. यूजुअली आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो आप कौन सी जगह से हैं और आपका एनवायरमेंट कैसा है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा योगदान होता है. जस्ट एज वी डिड, बोलता है जब हमने बिल जॉय और क्रिस लेगन के बारे में पढ़ा, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको. जो फ्लॉम के बारे में थोड़ा समझिए. जो फ्लॉम की इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनालिटी, एम्बिशन, ये सब तो था, बट इसकी वजह से वो बहुत आगे नहीं बढ़ा, किसी और चीज की वजह से आगे बढ़ा. इंस्टेड आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ सीरीज ऑफ स्टोरी फ्रॉम न्यूयॉर्क इमिग्रेंट वर्ल्ड दैट जो फ्लॉम ग्रू अप. मैं आपको जो फ्लॉम के जो पेरेंट्स थे, जहां से आए थे, उनके बारे में थोड़ी कहानी बताना चाहता हूं. बिहार के बारे में जानते हैं आप कुछ? कौन कौन बिहार से? यहां से कोई बिहार से नहीं. क्या जानते हैं बिहार के बारे में? कोई बताएगा अपना हाथ उठा के? यस, बताओ बताओ. बिहार से मेरा खाली एक ही रिलेशनशिप हुआ है, नहीं दो हुआ है. एक तो आज से करीब
15 साल पहले हमारी किसी कजन की, नहीं कजन नहीं, दूर के रिश्तेदार की किसी की शादी वादी थी, तो हम लोग वहां पर गए थे कार में। जैसे यूपी से हम बिहार में घुसे तो रोड नहीं थी वहां पे, वो सब वो थे, गड्ढे थे बड़े बड़े। तो हमने पूछा भैया ये रोड कब तक है? बोलता अरे सर अभी तो ठीक है रोड, अभी आगे और बढ़िए देखिए होता है का। एक तो ये था। और एक करीब 5 साल 6 साल पहले बिहार, तो सेकंड, पहली तो बिहार की रोड बहुत बेकार थी, और दूसरा जो मुझे पता चला बिहार के बारे में, 5 साल पहले एक लड़का जूनियर था, वो जॉब करने के लिए हमारे साथ आया एमबीबीएस में, एमबीबीएस करके जस्ट पास आउट था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ यार, तुम बिहार से हो, कैसा है वहां बिहार के बारे में? जैसे पूछिए मत, हमारे यहाँ गांव में किसी को पता नहीं कि मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा क्यों? वो बोलता है मैं पिछले 10 सालों में कभी गांव गया ही नहीं। मैंने कहा वो क्यों? बोलता है किडनैप कर लिया जाऊंगा। हमारे यहां अगर किसी को पता चलता है ना कि डॉक्टर इंजीनियर है, किडनैप करके शादी कर देते हैं या पैसा मांगते हैं। लड़के लायक है ही नहीं वहां पे, किससे शादी करेंगे? किडनैप करके शादी करके लड़की भेज देंगे और थोड़ा दहेज भेज देंगे, नहीं मानोगे तो गोली मार देंगे। ये कल्चर था बिहार का। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप थोड़ा कल्चर के बारे में समझिए, तब आपको किस्मत कैसे पैदा करते हैं वो मालूम पड़ जाएगा। पढ़े? विल जस्ट फिनिश इन 10-15 मिनट्स, उसके बाद खत्म कर देंगे। I'm going to tell you a series of story from New York immigrant world that Joe Flom grew up in. जो फ्लॉम कहां से बड़ा हुआ उसके बारे में थोड़ा सुनिए। Of fellow law student, a father and son named Maurice and Mort Janclo. ये दो लोग थे, उसका फ्रेंड था, उसके माता पिता। And an extraordinary couple by the name of Louis and Regina Borganish. In the hope of answering a critical question, वो किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते थे। What were Joe Flom's opportunity? और यही जो फ्लॉम की अपॉर्चुनिटी थी। उनका जो क्वेश्चन था ये इसकी अपॉर्चुनिटी थी। Since we know the outliers always have help along the way, can we sort through the ecology of Joe Flom and identify the condition that helped him to create? एक चीज जान जाइए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अभी पीछे हमने पहले पढ़ा है, आपको हम बताएंगे बाद में, यू ऑलवेज नीड हेल्प। बिना हेल्प के कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। तो बोलता है जो फ्लॉम को हेल्प कैसे मिली, कहां से मिली, थोड़ा समझते हैं। We tell rags to riches stories because we find something captivating in the idea of a lone hero battling overwhelming odds. ये पता है बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। बचपन से हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, क्रिश, धूम, ये सब पिक्चर देखते हैं। पता है क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हीरोज बड़े पसंद होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हीरोज नहीं होते। रियल लाइफ में मालूम मैं जा रहा हूं, ले आ तेरे गुंडे को, मैं भी खड़ा हो गया, बाद में पापा तुम भी चलो ना पापा, ऐसा हो जाता है। बहुत एक हीरो आया था मेरे पास मुझे पीटने के लिए, मुझे पीटा उठा उठने से, उसको लगा वो डॉक्टर फकता है, पतला सा है, सुकड़ा सा, कुछ कर नहीं पाएगा। मैंने उसको माफ कर दिया। फिर से मुझे मारा उसने 2 बार। जब मैंने मार खा लिया मुझे गुस्सा आ गई। मैं गया, जो मेरे अंकल वंकल थे उनसे फोन किया, उसको जेल में पकड़ के बहुत पीटा गया। उसको, डॉक्टर साहब तुमने बदला ले लिया हमसे। मैंने कहा तुमने मुझे पीटा था, मैंने खाली तुमको मना करवाया कि। सो रियल स्टोरी जो होती है उसमें हीरोज नहीं होते। मैं भी पिटा वो भी पिटा, तो रियल स्टोरी कुछ और होती है। बट हम सब हीरोज की फिल्में क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे सपने में है काश ऐसा कोई हीरो आ जाए, काश कोई बचा ले, या काश मैं ऐसा हीरो खुद बन जाऊं। But the true story of Joe Flom's life turns out to be much more intriguing than mythological version, because all things in his life that seem to have been disadvantages, that he was poor child of a garment worker, that he was Jewish at the time when Jews were heavily discriminated against, that he grew up in a depression, turns out unexpectedly to have been advantageous. और सच्ची कहानी यह है कि जो चीजें जो फ्लॉम की बुरी थी, खराब थी, जैसे वो कब पैदा हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन में, जिस समय हिटलर था। उसके मां बाप कौन थे? जूइश थे, वो भी खराब थी उस समय। और उस समय जूइश को डिस्क्रिमिनेट करते थे, जैसे हरिजन ऐसा।
एंड ये सब चीजें बाद में प्रूव हो गई एडवांटेजियस. वाई? बिकॉज दे गेव हाथ लाओ. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. मसल डेवलप होते हैं जब परेशानियां आती हैं, तब मसल्स डेवलप होते हैं. जो फ्लॉम इज एन आउटलायर. जो फ्लॉम क्या है? आउटलायर. आउटलायर मतलब एक्सेसिवली सक्सेसफुल, वेरी वेरी सक्सेसफुल, बियॉन्ड इमेजिनेशन. But he's not an outlier for the reason you might think, and the story of his rise provides a blueprint of understanding of success in his profession. लेकिन ऐसा मत सोचो कि वो आउटलायर है तो he is a big hero like Superman. उसके सक्सेसफुल होने का पीछे कुछ और राज है. क्या राज है? बार बार राज किए जा रहे हो. By the end of the chapter, in fact, you will see that it is possible to take lesson from Joe Flom, apply them in the world, and predict a family background, age, origin of the city most powerful attorney without knowing the single additional fact about them. But we are getting ahead of ourselves. अभी इसमें करीब 4-5 चैप्टर और चलेंगे. जब ये कहानी पूरी होगी तब आप देखेंगे यू कैन एक्चुअली टेल आप में से यहां से कि अगले 10 साल में कौन आउटलायर होने वाला है. इट्स लाइक वी कैन प्रेडिक्ट डिजीज. आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हॉस्पिटल में मैं आपका ब्लड टेस्ट करूंगा तो ब्लड टेस्ट करके मैं बता सकता हूं ये बीमारी इसको है, ये ठीक हो जाएगा, ये बीमारी इसको, ये ठीक नहीं होगा. ऐसे ही आप में से यहां पर जो लोग हैं, आपको देख करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कौन आउटलायर बनेगा, कौन नहीं बनेगा. और अगर जो नहीं बनने वाला है वो कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करना शुरू कर दे, दे कैन शिफ्ट द होल पैराडिग्म. आइंस्टीन कहते थे कि अगर आपने 200 साल पीछे चले गए और एक कपल जिनकी शादी होने वाली है उनको शादी ना कराएं, उनका बच्चा पैदा ना कराएं, तो पूरी जनरेशन खत्म हो सकती है. उनसे बच्चे जो आते हैं. कॉन्सेप्ट है ना टाइम ट्रैवलिंग का, इसलिए कहते हैं जब पास्ट में जाओ तो कुछ बदलो मत, तो फ्यूचर पूरा बदल जाएगा. इसी तरह से अगर आप आज की डेट में कोई छोटी सी चीज बदलते हैं, आपको लग रहा है कि मेरे घर में ना घर की चीजें ठीक नहीं है, मेरे घर में टीवी है, डिस्टर्बेंस है, गरीबी है, और पापा मम्मी मुझे बहुत परेशान करते हैं, और जो मैं करना चाहता हूं करने नहीं देते. दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स, बट दीज सेम थिंग्स कैन कम एज एडवांटेजेस, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम. थोड़ी सी चीज मैं आपको बताऊंगा बिसाइड्स दिस, ये अब हम कल पढ़ेंगे. हाउ टू गेट लकी विथ योर बुक्स. नंबर 1, when you are making your notes, use multiple colors. ऐसा ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू. ये ब्लू नहीं है, ब्लू मेरे घर पे पड़ा है. उससे क्या होता है आपकी आईज और ब्रेन जब मल्टीपल कलर्स देखते हैं तो मेमोरी बढ़ जाती है. नंबर 1. नंबर 2, वट एवर, लाइक जैसे जो फ्लॉम है, जो फ्लॉम आपको याद नहीं रहेगा, सो ट्राई टू मेक अ पिक्चर ऑफ जो फ्लॉम, छोटा सा. ट्राई टू मेक अ ब्लैक कोट और लॉयर का कोई सिग्नेचर, LAWER. जस्ट ड्रॉ स्मॉल पिक्चर ऑफ इट. या तो आप नेट पर जाकर के जो फ्लॉम की फोटो देखिए, कैसा दिखता है वो, पतला सा एकदम दिखता है. बचपन की फोटो नहीं है नेट पर, मोटा सा तब की फोटो नहीं है, अब पतला है, अब की फोटो है. द मोमेंट यू सी अ फोटो, योर मेमोरी इंक्रीजेस 10 times. सो ट्राई टू मेक नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. मैं जो नोट्स बनाता हूं यूजुअली उसमें पिक्चर्स बनाता हूं. दिखाना नोटबुक, I'll show you. A plus B the whole square before A is equal to apple. इसमें मैंने एक नोट्स बनाया है अपना. A plus B the whole square before आई प्लीज जस्ट आई जस्ट फिनिश इन 5 minutes एंड देन आज बैठ जाइए. अच्छा और भी है. हे राम.